ओम शांति। जब दीदी मनमोहिनी को याद करते हैं तो दो मंत्र उसके मन में आती हैं। एक तो मंत्र दीदी का था कि एक बल एक भरोसा, तो ये प्रैक्टिकल दीदी के जीवन में देखा। और दूसरा एक मंत्र था जो अंतिम वर्ष जो दीदी पहले 82 में अपने पास न्यूयॉर्क में, फिर लंदन में कई स्थानों पर चक्कर लगाया और फिर 83 में दीदी का देहांत हुआ और दीदी अव्यक्त हो गए। तो उस समय दीदी पहुंचते ही एक मंत्र अपने साथ लेके आई थी और वो ये था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी के मुख से ये बात कई बार सुनी, परंतु मुख्य तो उसके मन में वो तैयारियां हो रही थी घर जाने की अथवा अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की। तो पहली मुलाकात जो याद है वो है अगस्त 1966। उस समय मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने दीदी को मैनेजमेंट के लिए मधुबन में रखा था, दिल्ली से बुलाकर। तो बाबा ने उस समय मैंने देखा कि दीदी किस तरह से हर प्रकार से बाबा के टाइम टेबल को सेट करती थी। हर प्रकार का कारोबार दीदी के हाथ में था और दीदी बहुत समय तो बाबा के साथ ही व्यतीत करती थी। और कारोबार किस समय करती थी मुझे नहीं मालूम, परंतु बाबा के अंग संग ही वो देखा। तो बाबा को बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में दीदी का बिल्कुल बाबा के ऊपर ऐसा ध्यान था जो कोई बात के कारण भी दीदी को कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। बाप के रूप में प्यार लेना और देना और फिर औरों को भी बाबा के नजदीक लाना, उन्हों को भी ऐसे लगे कि बाबा हमारा बाबा है। और फिर शिक्षक के रूप में दीदी बिल्कुल एक्यूरेट। उन दिनों में तो सभी पट पर ही बैठते थे और दीदी की टांग थोड़ी ठीक नहीं थी, परंतु तो भी दीदी पक्का स्टूडेंट और दीदी बिल्कुल एक्यूरेट बाबा की मुरली को ध्यान से सुनना और नोट्स लेना। और सतगुरु जिस समय बाबा दृष्टि देते थे तो दीदी बिल्कुल लगता था कि जैसे कि गायब हो गई, कहाँ उड़ के चली गई। और फिर साथ साथ दीदी का बाबा के साथ एक बहुत विशेष संबंध था सखा के रूप में। और सखा के रूप में दीदी बिल्कुल ऐसे ही बाबा के साथ हल्की होती थी, इतना फ्रीली बातचीत करना, इतना प्यार से बाबा के साथ लेन देन करना। बिल्कुल लगता था कि दीदी ने बाबा को अपना फ्रेंड बना लिया है। वो बहुत मीठा रूप होता था। बाबा को हंसाना, बाबा को मन को लाइट करना, क्योंकि बाबा के पास तो सारे यज्ञ का कारोबार था, परंतु दीदी को मालूम था कि किस तरह से बाबा को लाइट कर सकते हैं। तो ये सारा उस समय हमने रूप देखा। फिर 1968 में जब मेरा समर्पण हुआ तो बाबा ने दीदी को कहा कि दीदी तुम जहाँ भी जा रही हो अभी, और दीदी का टूर का लंबा प्रोग्राम बना था, तुम फिर इसको भी साथ लेके जाओ और फिर कहाँ पर भी सेटल करें। तो उस समय जो दीदी के साथ उसकी जीवन कहानी सुनने को मिली वो बिल्कुल मन को पिघला दिया। दीदी ने बताया कि मुझे 3 बातों के कारण लिखना पढ़ना सिखाया, ताकि मैं अपने पति को पत्र लिखूं जब वो दूर देश में चला जाए अपने कारोबार के लिए, और दूसरा सारे घर की संभाल के लिए जो बजट बनाना होता है वो मुझे संभालना था, और तीसरा जो लॉन्ड्री के लिए कपड़े भेजे जाते थे उसकी मुझे लिस्ट बनानी थी। दीदी की बुद्धि इतनी तीव्र और एजुकेशन यहाँ तक कि बस लिखना पढ़ना बच्ची को आना चाहिए, उससे अधिक कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु दीदी की बुद्धि बिल्कुल, दीदी की परख शक्ति किसी से भी मिलेंगी, दीदी उस आत्मा को जान लेंगी
और फिर उस आत्मा को आगे उन्नति किस प्रकार से हो, दीदी वो बता देंगी, इशारा दे देंगी कि उस व्यक्ति को, या तो कई बार विदेशियों के साथ में होती थी, उन्हों के प्रति इशारा देती थी, आप इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते, मदद कर सकते। दीदी की दृष्टि बहुत प्रसिद्ध थी। कई आत्माएं हैं जिन्होंने दृष्टि दीदी की लेकर के नया जन्म लिया। मुझे तुरंत ही कई आत्माएं नजर आ रही है हमारे आंखों के सामने। दीदी की दृष्टि, और जैसे कि वो उड़ के गए और नया जन्म हुआ और वापस आकर कहते हैं कि बाबा कहीं हमें दूसरी जगह ले गए और बाबा के साथ हमारा संबंध बन गया। तो दीदी की दृष्टि इतनी शक्तिशाली, क्यों? क्योंकि दीदी बिल्कुल पतिव्रता नारी, एक बाबा मन में, एक बाबा की लगन। तो जो अंदर होता वो दृष्टि से पता चलता, और जब खास योग की दृष्टि होती उससे तो बहुत कुछ दूसरी आत्मा को प्राप्ति होती। तो दीदी की दृष्टि एक बाबा, दूसरा न कोई, तो इस कारण से अनेक आत्माओं को प्राप्ति होती थी। दीदी की नम्रता, दीदी मुझे कहती थी, अच्छा तुम लंदन से आई हो, तुम 1 घंटा मेरे साथ बैठो, मुझे अभी बताओ दादी जान की क्लासेस में क्या क्या बता रही है। अभी मैं दीदी से तो बहुत छोटी, परंतु दीदी उस घड़ी मेरे से कहे कि तुम मुझे बताओ, तो मैं दीदी को सार में बताती थी, दादी आजकल इस टॉपिक्स पर बाबा के मूल्यों में से ये सुना रही है। क्योंकि उस समय ईमेल्स, फैक्सेस तो कुछ नहीं था। ये है 70s एंड अर्ली 80s की बात, खास 70s की, जब दादी जान की भारत 4 वर्ष तक नहीं पहुंच पाए। तो दीदी को सीखने की भावना, और जब मैं दीदी के साथ टूर पर जाती थी तो मानो जैसे सिंगापुर है, जापान है, इतनी डिफरेंस है लाइफस्टाइल में एक जगह की दूसरी जगह। दीदी बिल्कुल हल्की, बिल्कुल उसमें एडजस्ट करके, मोल्ड करके अपने को चला लेती थी। परंतु फिर दीदी प्रोग्राम से पहले मेरे को बिठा करके कहती थी, मुझे बताओ इन लोगों को क्या चाहिए, मैं उनको क्या समझाऊं। मैं कहती थी, दीदी आप तो सब बातें जानते हो। कहती थी, नहीं मुझे थोड़ा हिंट दो, मुझे बताओ कि आजकल उन को क्या जरूरत है। तो दीदी की नम्रता और सीखने की भावना इतनी जबरदस्त, जो ये कई बार होता रहा, चाहे वो सिंगापुर, जापान, न्यूयॉर्क, लंदन, जहाँ जहाँ दीदी जाती थी। तो मैं देखती हूँ कि दीदी की ये जो भावना थी, बिल्कुल बाप समान, हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा बिल्कुल अपनी संपूर्णता को प्राप्त करे। एक लास्ट में ये बताती हूँ कि जैसे ही दीदी लंदन में पहुंची, दीदी की सहनशीलता, दीदी तब तक कैरिबियन से आ चुकी थी लंदन में, और दीदी की कुछ दवाइयाँ रह गई थी, क्योंकि सूटकेस नहीं पहुंचे थे, तो हैंड लगेज में नहीं थे वो दवाइयाँ, वो सूटकेस में थी। बाद में तो सीखते गए कि नहीं, दवाइयों को अपने साथ रखना चाहिए, परंतु उस समय तो ये नहीं था। तो दीदी बिल्कुल सहनशीलता से अपने को चलाती रही, प्रोग्राम सब अटेंड करती रही। फिर लास्ट में दीदी ने दादी जानकी से बात की और कहा कि आप छुट्टी दो तो मैं 1 दिन पहले वापस भारत जाऊं, मधुबन बुला रहा, मधुबन में जाना जरूरी है। तो दादी जानकी तो बिल्कुल हाँ तुरंत कहा। फिर सब कुछ उस तरह से ही तैयारियां की, और बड़ा प्रोग्राम उसी दिन शाम को था, परंतु दादी ने कहा कि मैं संभाल लेंगी। तो मैं देखती थी कि एक तरफ बाबा की लगन, दूसरी तरफ स्टडी और श्रीमत, उसके सिवाय और कुछ भी दीदी के मन बुद्धि में नहीं था। और तीसरी तरफ ब्राह्मण परिवार की पालना, दीदी को सदा ये था कि सारा ब्राह्मण परिवार संतुष्ट रहे, सुखी रहे। तो दीदी उन्हों को हर समय बहुत अच्छी तरह से तैयार होती थी मिलने के लिए, पालना देने के लिए, योग कराने के लिए।
ये थी दीदी की जीवन। तो दीदी तो जल्दी कर्मातीत होकर के अपना दूसरा एडवांस पार्टी में पाठ बजा रही है। ओम शांति।